हेलो एवरीवन, आई एम वर्षिका और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक बात करने वाले हैं ये लिनन का आज ये लास्ट पार्ट होगा। आज हम लोग देखेंगे कि जो लिनन है उसकी विशेषताएं क्या होती है। तो विशेषताओं को दो भागों में बांटा जाता है, एक होती है भौतिक विशेषता, एक होती है रासायनिक विशेषता। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे भौतिक विशेषताओं के बारे में। तो लिनन की भौतिक विशेषता के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसका संगठन क्या है। संगठन से ये अर्थ है कि इसका निर्माण किन किन चीज़ों से हुआ है या इसके संगठन के अंतर्गत कौन कौन से इसके अणु होते हैं। तो बात करें इसमें होगा सबसे मुख्य रूप से होता है सेल्यूलोज। सबसे मुख्य रूप से होगा सेल्यूलोज और लिनन में गोंद भी पाया जाता है, आपको पता ही है। तो गोंद कौन सा है, तो पैक्टीन गोंद होता है और बाकी जितना परसेंटेज बचेगा वो होती है अशुद्धियाँ। ठीक है, इसी तरीके से आप भी अपने नोट्स में ऐसे ग्राफ बना लीजिएगा कि सबसे पहले हम देखेंगे सेल्यूलोज की मात्रा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि सेल्यूलोज की इसमें प्रतिशत की बात की जाए तो होगा 60 से 70%, जबकि जब हम लोगों ने कपास की बात की थी तो कॉटन में 90% तक सेल्यूलोज था, उसमें गोंद की मात्रा नहीं थी। तो यहाँ पर पैक्टीन गोंद भी स्पेशली पाया जाता है, तो सेल्यूलोज की मात्रा इसी कारण लिनन में घट जाती है। तो लिनन में सेल्यूलोज की मात्रा कितनी है, 60 से 70% तक। पैक्टीन की बात करें अगर हम तो लगभग 25% तक इसमें पैक्टीन की मात्रा होती है। ये डेटा ज़रूर याद रखिएगा। और बाकी जो बच रहा है यही क्या है, 5 से 8% तक अशुद्धियों के रूप में इसमें रहता है, जो कि रेशा बनाने के समय ये पैक्टीन है, अशुद्धियाँ, इन्हें हटा दिया जाता है। बाकी जितनी बची हुई जो शुद्ध चीज़ें होती हैं उन्हीं का रेशे के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो लिनन में संगठन में याद रखिएगा सेल्यूलोज होता है मुख्य रूप से, पैक्टीन गोंद होता है और अन्य अशुद्धियाँ। सेल्यूलोज और पैक्टीन की जो मात्रा इसे परसेंटेज में आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद बात की जाए इसकी लंबाई। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पौधे की लंबाई की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग रेशे की लंबाई की बात कर रहे हैं। तो शॉर्ट में लिख दे रहे हैं रेशे की लंबाई, समझ लीजिएगा आप लोग। तो ये वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा है और इस रेशे की लंबाई होती है 10 से लेकर के 20 इंच। मतलब इसमें रेशों की लंबाई तो मिनिमम 10 इंच और मैक्सिमम 20 इंच तक प्राप्त की जा सकती है। और कहा जाए ये वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा है। इतना लंबा होते हुए भी फिर भी इसका मापन हम लोग स्टेपल में करते हैं। क्यों? क्योंकि चाहे जितना भी लंबा है तो इंच में ही 20 इंच तक ही है, और बाकी जो रेशे जिनका मापन हम मीटर में करते हैं उन्हें ही हम फिलामेंट कह सकते हैं। इसका मापन हम इंच में कर रहे हैं, यही रीज़न है कि ये लिनन भी स्टेपल रेशे के अंतर्गत आता है। इस रेशे की चमक की बात करें, ध्यान दीजिएगा, रेशे की चमक सिल्क के समान होती है। अब देखिएगा, इसकी चमक की बात की जा रही है सिल्क के समान, ऐसा नहीं है कि लिनन के गुण जो है वो रेशम के जैसे दिखाई देंगे। तुलना उससे की जाती है जो पहले से थोड़ा हाई क्वालिटी की चीज़ें होती है, हाई प्रोफाइल की चीज़ें होती है। तो रेशम आप जानते ही हैं, सबको पसंद है, कितना महंगा रेशा भी है। तो इसीलिए लिनन की तुलना सिल्क से की जा रही है कि जैसे सिल्क चमकदार होता है, बताया जा रहा है लिनन भी ऐसे ही चमकदार रेशे वाला है। फिर अगर बात की जाए ज्वाला का मतलब है जब ये जलेगा तो इसमें रंग कौन होगा, फ्लेम का। तो सेल्यूलोजिक रेशा है तो इसमें जो ज्वाला निकलेगी वो पीली रंग की निकलेगी। ठीक है, लौ कहा जाए फ्लेम या ज्वाला, तो ये पीली लौ की निकलती है। इसके बाद ही जब ये जलता है तो सेल्यूलोजिक रेशा है, सेल्यूलोजिक रेशे के जलने पे महक भी कागज़ के समान ही आती है। तो जलने पर ये गंध कैसी देगा। और इसी के बाद हम लोग देखेंगे राख किस रंग की निकलेगी। तो लिनन की अगर गंध की बात की जाएगी तो ये जलने पे कागज़ के समान बनेगा, और कागज़ मतलब सेल्यूलोज, क्योंकि कागज़ का निर्माण भी सेल्यूलोज से ही होता है। तो कागज़ के समान गंध देगा। और राख अगर बात की जाए तो इसकी राख भूरी रंग की होगी। लिनन के जलने के बाद जो राख बचती है, ध्यान दीजिएगा, वो भूरे रंग की होती है। ठीक है, यहाँ तक में।
आगे में चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें और भी कई चीज़ें हैं, जैसे इसमें बीटिंग होता है, इसमें परिसज्जा कौन सी की जाती है, इसमें गीली अवस्था में इसके रंग की सोखने की क्षमता कितनी होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर ले, साफ़ कर ले बोर्ड, तो फिर आगे भी देखते हैं। तो ये चीज़ें आप उम्मीद है नोट्स बना लिए होंगे। तो भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं कि जो लिनन का रेशा है उसकी और भी भौतिक विशेषताएं कौन कौन सी है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका व्यास कितना होता है। इस रेशे का व्यास, लंबाई तो हमने देख ली 10 से 20 इंच होता है, व्यास की बात करेंगे, मतलब डायमीटर इस रेशे का कितना होगा। तो याद रखिएगा 15 से 18 माइक्रोन तक में लिनन के रेशे का व्यास पाया जाता है। 15 से 18 माइक्रोन, और माइक्रोन का एक सिंबल ये भी है, ये ज़रूर आगे के लिए हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर बात की जाए कि क्या इसमें अवशोषण की क्षमता होती है पानी सोखने की, तो हाँ, कपास और लिनन दोनों में पानी सोखने की क्षमता होती है, लेकिन दोनों कपड़ों को जब भिगाया जाएगा, धूप में डाला जाएगा, तो उनमें दोनों में, कपास और लिनन में, सबसे पहले लिनन का कपड़ा सूखता है। तो लिनन का कपड़ों का इसी रीज़न से तौलिए के रूप में, किचन को साफ़ करने के लिए डस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि किचन में आप जानते ही होंगे हर समय हमें प्लेटफॉर्म साफ़ करना है, गैस साफ़ करनी, बर्तन साफ़ करने हैं, तो बार बार कपड़ा पानी के संपर्क में आता है। तो जब सूखेगा नहीं जल्दी कपड़ा, तो उसका जो और भी काम है कपड़े का, दूसरे पानी को सुखाने का, तो वो नहीं कर पाएगा। यही रीज़न है कि किचन में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लिनन से बने हुए डस्टर का या लिनन से बने हुए कपड़े का प्रयोग किचन में करना चाहिए, रसोई घर में करना चाहिए। आगे देखिएगा, अगर फफूंदी की बात करें, फफूंदी और कीड़े, सेल्यूलोजिक जगत का जो भी रेशा होगा वो फफूंदी से प्रभावित होता है, ठीक है, क्योंकि ये पानी के संपर्क में आता है, इसका काम ही है पानी सोखना, तो ये प्रभावित होता है। कीड़े के संपर्क में कहा जाएगा तो ये प्रभावित नहीं होता, इसके ऊपर कीड़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता या इन पे कीड़े नहीं लगते, फफूंदी लगते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इस पे एक होता है गीली अवस्था में इसकी मजबूती। वैसे तो ये रेशा मजबूत है ही, लेकिन ज़्यादातर रेशों की मजबूती गीली अवस्था में पूछी जाती है। गीली अवस्था में मजबूती, तो जो अगर बात की जाए गीली अवस्था में लिनन की मजबूती, तो ये अधिक हो जाती है, कितना, तो 20% अतिरिक्त, ठीक है। जितना ये रेशा मजबूत होता है, जब पानी के संपर्क में आएगा तो ये पहले से और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है पानी में पड़ते ही। तो कितना प्रतिशत अधिक हो जाता है, तो 20%। ऐसे आपको मैंने कॉटन के बारे में भी लिखवाया था, तो उसका भी परसेंट याद रखिएगा। कुछ रेशे मजबूत होते हैं, कुछ रेशे कमज़ोर होते हैं। जैसे ऊन के बारे में पूछा गया था आयोग के द्वारा कि ऊन गीला होने पे अपनी मजबूती को खो देता है, तो कितने प्रतिशत खोता है, तो आयोग ने 40% उसका आंसर माना हुआ था। तो आप हर रेशे को बारे में इसको याद करना ज़रूरी है कि कौन सा रेशा गीली अवस्था में मजबूत हो रहा है, कौन कमज़ोर हो रहा है। अगर रेशा मजबूत हो रहा है तो कितने प्रतिशत, और कमज़ोर हो रहा है तो कितने प्रतिशत। अगर बात की जाए कि पानी यहाँ कितना सोखता है, सोखने का गुण, ये पानी सोखने के गुण की बात की जाए तो जितना पानी सरफेस पे होगा उसका ये 7 से 8% भाग ही सोखता है, ठीक है। 7 से 8% तक का पानी ये सोखता है। इसके बाद बात की जाए कि माइक्रोस्कोप से देखने पर ये कैसा दिखाई देगा, तो माइक्रोस्कोपीय रचना अगर बात की जाए, जानते ही हैं आप लोग कि ये रेशा ऐसा है, माइक्रोस्कोप या दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी से देखने पे एक ऐसा दिखेगा, इसे ही देखना है। अगर बात की जाए लिनन की, तो ये ऐसा रेशा है जिसकी गांठों में गोंद होता है, एक गांठदार रेशा होता है। तो जब इन रेशों को अलग किया जाएगा फिर भी इनकी संरचना गांठदार दिखाई देगी, क्योंकि बीच बीच में गांठ तो था ही, हम रेटिंग प्रोसेस करते हैं तो गांठ नहीं हटता है, बस ये रेशे ही अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जिस जगह पे ये गांठों के द्वारा जुड़ी हुई थी तो वो तो संरचना रहेगी। तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर गांठदार संरचना किसकी दिखाई देती, तो याद रखिएगा लिनन की होती है। बाकी इसका अगर और भी बात की जाए तो ये बेलनाकार
नुकीला दोनों छोर से, ये दोनों किनारों पर नुकीला रेशा दिखाई देता है और इसका आकार बेलनाकार होता है। बेलनाकार का मतलब जैसे आप जानते होंगे जो ये तना है वो गोल होता है, तो जब इनके रेशे भी अलग होंगे तो वो गोल होंगे ही। यही रीज़न है कि यहाँ पे कहा जा रहा है ये गोल बेलनाकार दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए क्या इनमें प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता होती है, तो याद रखिएगा कि जो ये रेशा है ना कि इनमें खिंचने का गुण या दबने का गुण नहीं होता। प्रत्यास्थता प्रतिस्कंदता इनमें नहीं पाई जाती। यहाँ पर ही ऐड कर देते हैं ये भी, प्रत्यास्थता एवं प्रतिस्कंदता ध्यान रखिएगा कि नहीं होता, ठीक है, इनमें नहीं पाया जाता है। यही रीज़न है कि ये अगर कपड़े सिकुड़ गए तो ये सिकुड़े ही रहते हैं जब तक इन पे प्रेस ना किया जाए, ये फिर से अपना रूप ग्रहण नहीं करते हैं। और रेशे खुद ही इतने पतले होते हैं कि इनको दबाने पे भी इनका कोई वो नहीं है, ना ये रेशे दबते हैं ना ही ये रेशे सिकुड़ करके फिर अपना आकार ग्रहण करते हैं। तो इनमें प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता दोनों नहीं पाई जाती है। चलिए आगे में देखते हैं कि इसके ऊपर एक की जाती है प्रोसेस जो कि कहलाती है बीटिंग प्रक्रिया। बीटिंग प्रक्रिया का मतलब होता है, बीट का मतलब होता है पीटना, तो इन पे बीटिंग प्रोसेस किया जाता है जिससे कि जो रेशा है वो और भी चमकदार हो जाए और भी कोमल हो जाए। तो याद रखिएगा कि इन पे बीटिंग प्रक्रिया की जाती है लकड़ी के हथौड़े के द्वारा और काफ़ी समय तक इस पर ये किया जाता है प्रोसेस। कम से कम 30 से 60 घंटे तक के समय तक में इसको ऊपर ये बीटिंग की परिसज्जा की जाती है ताकि रेशा और भी कोमल हो सके, चमकदार बन सके। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि रेशे के रंग की बात की जाए, जस्ट सेकेंड, अगर रेशे के रंग की बात की जाए कि ये रेशा किस रंग का दिखेगा, जैसे कपास को आपने पढ़ा हुआ था कि कपास सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन अगर उसमें नाइट्रोजन की अधिकता है तो इस कारण रेशा भूरा हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि लीनन का रेशा कैसा होता है, तो लीनन के रेशे का रंग, रेशे का रंग ध्यान दीजिएगा, पीलापन चमक लिए हुए। अभी कुछ समय पहले ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक हैकल की फ़ोटो भेजी हुई थी स्टूडेंट को। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका मैम। वहाँ पर हमने बच्चों को हैकल की जो हैकलिंग प्रोसेस लीनन पे होता है, इसीलिए मैंने वहाँ पे हैकल की एक फ़ोटो भेजी हुई थी। तो आपने देखा होगा उसमें रेशा चिपका हुआ था जो कि लीनन रेशा ही था, तो आपने उसका रंग देखा होगा। तो ये बिल्कुल येलो नहीं होता लेकिन पीलापन लिए हुए चमक वाला ये रेशा होता है। तो ये खासियत थी लीनन की। आगे में ध्यान दीजिएगा कि अगर बात की जाए किसके ऊपर परिसज्जा चमक लाने के लिए, तो इनके ऊपर चमक लाने के लिए इनमें पानी की अवशोषकता के गुण को और बढ़ाने के लिए, सघनता लाने के लिए इनके ऊपर भी हम मर्सराइजिंग परिसज्जा करते हैं। ध्यान दीजिएगा इनके ऊपर भी मर्सराइजिंग प्रोसेस किया जा सकता है। ताप का ये रेशा सुचालक होता है, ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान दीजिएगा ताप का ये सुचालक होता है। बाकी सारी विशेषताएं आप लोगों ने यहाँ पे भौतिक देख ली है। अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक विशेषताओं के बारे में। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक विशेषताएं। जब बात करते हैं रासायनिक विशेषताओं की, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे अम्ल, क्षार, रंग, ब्लीच, पसीना। मतलब अम्ल का प्रभाव कैसा रहेगा, रंग का प्रभाव कैसा रहेगा, किस तरीके की ब्लीच लीनन के लिए बेस्ट होती है, यही सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं लीनन की रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत। अगर हम बात करें अम्ल की, तो याद रखिएगा सेल्यूलोजिक रेशा अम्ल के संपर्क में आने से खराब होता है। तो अम्ल का प्रभाव इसके ऊपर कैसा पड़ रहा है, हानिकारक। क्षार का प्रभाव कैसा पड़ेगा, लाभदायक। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि जो अम्ल है लीनन को ख़राब कर सकता है। अम्लीय रंग हो, अम्लीय तरीके के केमिकल का यूज़ करके हम कपड़ा धुलना चाहें तो इससे कपड़ा ख़राब हो सकता है, लेकिन क्षार से ये ख़राब नहीं होता है। इनके ऊपर अगर कहा जाए रंग,
तो रंग इनके ऊपर कच्चा ही चढ़ता है, मुश्किल से ही कच्चा चढ़ता है। पक्का करने के लिए हम नमक व फिटकरी का प्रयोग इसके ऊपर भी कर सकते हैं, और नमक और फिटकरी का प्रयोग आप लोगों ने कपास में भी पढ़ा हुआ था। इसके बाद बात की जाए ब्लीच, तो सेल्यूलोजिक रेशा है, तो इनके ऊपर भी वही घरेलू ब्लीच का प्रयोग करेंगे। इसे ही सोडियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं हम लोग, सोडियम हाइपोक्लोराइड नाम याद रखिएगा। इसे ही हम लोग घरेलू ब्लीच भी कहते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, जेवल वाटर भी कहते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र भी मैंने एक बार बताया हुआ था, अगर आपको याद है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद ये थी इसकी विशेषता कि हम इसके ऊपर ब्लीच, घरेलू ब्लीच का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बात किया जाए पसीने का, तो इसका इनके कपड़ों पे पसीने का प्रभाव भी हानिकारक पड़ता है। मतलब पसीने के प्रभाव के कारण लिनन के जो कपड़े हैं इनमें पीलापन आ जाएगा, रेशे कमज़ोर हो जाएंगे, कपड़ा के रंग, जो कपड़े के रंग है वो फेड हो जाते हैं और कपड़ा जल्दी ही कमज़ोर पड़ने लग जाता है। तो ये थी विशेषताएं लिनन की। यहीं पे आज लिनन चैप्टर आपका समाप्त होता है। तो ये थी लिनन की कुछ रासायनिक और भौतिक विशेषताएं। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मेडापोलम क्या होता है, तो काफ़ी बच्चों की ये क्वेरीज थी कि मैम आपने बताया नहीं, तो ध्यान दीजिएगा अगर बात की जाए मेडापोलम की। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि मेडापोलम क्या होता है। तो लिनन की ये थी भौतिक और रासायनिक विशेषताएं। सारी विशेषताएं आप याद कर लीजिएगा, जो कि टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम, नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो मेडापोलम की बात की जाए, मेडापोलम एक सूती कपड़ा होता है। एक सूती कपड़ा, सूती का मतलब कॉटन, लेकिन इसकी बुनाई लिनन के जैसे है। ध्यान दीजिएगा, या हम कहें लिनन बुनाई का सूती कपड़ा मेडापोलम कहलाता है। मेडापोलम कहलाता है। तो ये है मेडापोलम। ध्यान दीजिएगा, मेडापोलम क्या है? एक कॉटन का कपड़ा है, लेकिन उस कपड़े में जो रेशे यूज़ किए गए हैं, जो धागे यूज़ किए गए हैं, यार्न यूज़ किया गया है, उन धागों को इस तरीके से बुना गया है जैसे हम लिनन के धागों से कपड़े को बुनते हैं। तो सूती धागे का प्रयोग करके लिनन के जैसे दिखाने के लिए इस तरीके से बुनाई की गई कि वो कपड़ा सूती होते हुए भी हमें देखने में लिनन के जैसा दिखाई देने लगा। यही कपड़ा कहलाता है मेडापोलम। इसकी भी फ़ोटो ग्रुप में टेलीग्राम पे आपको भेज देंगे, एकदम बढ़िया से देख लीजिएगा। तो मेडापोलम क्या है? एक सूती कपड़ा है, लेकिन इसकी बुनाई कैसे होती है? जैसे कि लिनन के धागों से कपड़ों को बुना जाता है, या हम कहें लिनन बुनाई का सूती कपड़ा। ध्यान दीजिएगा, लिनन बुनाई भी एक है, तो लिनन बुनाई अलग तरीके से होती है और सूती धागों के कपड़ों की बुनाई अलग। आप लिनन बुनाई के जो कपड़े देखेंगे ना, तो आपको बीच बीच में ऐसे स्क्वायर सा बॉक्स दिखाई देता है, कपड़ों के बीच में खांचे जैसा दिखाई देता है। जैसे जनरली एक चारपाई बुनी जाती है, इसी तरीके से दिखती है। सोफ़ा होता है, कुर्सी होता है, बिना जाता है, तो उसी तरीके से एक बुनाई होती है लिनन के धागों की कपड़ों को बनाने के लिए, तो वही कहलाता है मेडापोलम। मेडापोलम या मेडापोलम का अर्थ ये होता है कि सूती कपड़ा, लेकिन उसकी बुनाई ऐसे की गई है जैसे कि लिनन। तो यहीं तक था बच्चों आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा, आगे भी चैनल पे अपना सपोर्ट करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।